नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के कदम के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की हर कोई तारीफ कर रहा है। विपक्ष का भी एक धड़ा इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर भरे सदन में अमित शाह की पीठ थपथपाई, तो वहीं लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के साहस के कारण ये कलंक हट पाया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस हिम्मत वाली जोड़ी की जुगलबंदी को समझेंगे और वहीं पीओके और अक्साई चीन पर सरकार की इच्छा शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। मत खड़ाइया, कभी नहीं। हम वाद विवाद करें, विचंडावाद ना करें। वाद विवाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं। दोनों इसका हिस्सा है कि बात को अब इसे हिम्मत वाली जोड़ी ना कहें तो और क्या कहें, क्योंकि 3 तलाक से लेकर 370 तक जिन मुद्दों को सियासी दल वोट बैंक के गुणागणित में छूने से गुरेज करते थे, मोदी और शाह की जोड़ी उन मुद्दों पर ही मजबूती से आगे बढ़ी है। सोमवार तक कश्मीर पर संग्राम मचा था। मंगलवार को सरकार ने ऐलान कर दिया कि पीओके और अक्साई चीन भी हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को जम्मू कश्मीर यूटी बनेगी। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक कदम से विपक्षी कुनबे में कोलाहल मचा है। रही सही कसर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ये पूछकर पूरी कर दी कि कश्मीर आंतरिक मसला कैसे हो गया। इस पर शाह ने ऐलानिया कह दिया कि कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मोदी की प्राथमिकता में वो मुद्दे दिख रहे हैं जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। वहीं अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट की नियमित सुनवाई से दीपावली से पहले ही उम्मीद का एक दिया जगमगाता दिख रहा है। बिल्कुल अब 100% निकल जाएगा। और अगर राम मंदिर के पक्ष में अगर मान लीजिए फैसला नहीं आता है तो सरकार सक्षम है उस पर ऑर्डिनेंस ले आने के लिए। बहरहाल ट्रिपल तलाक और 370 के बाद कयास ये कि अब अगला नंबर किसका। इसलिए सवाल ये है कि क्या मोदी का अगला एजेंडा मंदिर और पीओके है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज की चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमेशा की तरह अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद, एग्जीक्यूटिव एडिटर। साथ ही हैं आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, रामेश्वर पांडे हैं राजनीतिक विश्लेषक, निहाल रिजवी मुस्लिम स्कॉलर, भूरेंद्र जी प्रवक्ता वीएचपी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं केजी बहल, एक्सपर्ट भी हैं इंडो पाक प्रदेश के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाकई में अमिताभ जी, जिस तरीके से बात जोड़ी की होती है तो दोनों की जोड़ी हिट है ही, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हम आज ज़रूर समझना चाहेंगे आपसे, जैसे कि पीओके की बात हुई, अक्साई चीन की बात हुई, तो सरकार की इच्छा शक्ति क्या कुछ है, कैसे अब इन चीज़ों पर काम किया जाएगा? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आज गृह मंत्री ने लोकसभा में इस बात को बहुत दृढ़ता से कहा, आरंभ में भी कहा जब प्रस्ताव रखा और समापन के समय जब वो उत्तर दे रहे थे बहस का, तब भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन, इन दोनों को लेकर हमारा दावा पूरी तरह से पुख्ता है। कहीं कोई उसमें शिथिलता नहीं, कहीं कोई समझौतावादी रुख नहीं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। यानी 1994 में भारत की संसद ने जो सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर, मोदी सरकार उस प्रस्ताव के साथ लेटर इन स्पिरिट में खड़ी है, अक्षरशः उसके साथ खड़ी है। देखिए इधर 2-3-4 दिनों के भीतर बहुत कुछ बदला। ये चर्चा आज उन्हीं सब चीजों पर है जो असंभव था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती थी कि भाई सब कुछ हो सकता है लेकिन कश्मीर से 370 तो हट ही नहीं सकती, और राजनेता ऐसा बोलते भी थे।
मुझे फारूक साहब का एक वक्तव्य याद है, उन्होंने कहा कि मोदी 10 बार प्रधानमंत्री हो जाए तो भी 370 नहीं हटा सकते। गुलाम नबी साहब का एक वक्तव्य याद है, जिन्होंने कहा था कि जब तक कांग्रेस जिंदा है इस मुल्क में कौन भाई का लाल हटा सकता है 370। 370 भी गई और कांग्रेस भी वैचारिक तौर पर विभाजित हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जनार्दन द्विवेदी, अश्विनी कुमार, राजस्थान के एक मंत्री, मैं नाम भूल रहा हूं, सिटिंग मंत्री, कितनी लिस्ट बड़ी है जो सोनिया गांधी के निर्णय के राय से सहमत नहीं। ये लोग राहुल गांधी की राय से सहमत नहीं, ये अधीर रंजन की राय से सहमत नहीं। और कितना ताप देखेगी कांग्रेस, बताइए। इस जोड़ी के ताप से आपकी पार्टी का जो कवच था वो पिघलने लगा है। आपकी पार्टी के कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनार्दन द्विवेदी तो बड़े नेताओं में शुमार हैं देश के, कांग्रेस के। और ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के मित्र भी हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि हाँ 370 हटाना अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है, तो इसके ताप को समझिए। या इसका ताप मान लीजिए जोड़ी का, या ये मान लीजिए कि आपको देश के मन मिजाज की समझ नहीं। दो में से एक चीज मान लीजिए, या तो राहुल गांधी ये मान ले कि जिसको मैंने नाम दिया हिम्मत वाली जोड़ी, मोदी एंड शाह, या तो इस जोड़ी का ताप समझ लीजिए, या ये मान लीजिए कि आपको देश के मन की समझ नहीं, देश के मिजाज की तासीर आप नहीं समझ पाते, इसलिए आपकी पार्टी के लोग आपके विरुद्ध खड़े हो गए। किसी भी पार्टी की लीडरशिप के लिए यह सबसे दुखद होता है कि उसकी पार्टी के लोग ही उसकी राय के विरुद्ध खड़े हो जाएं। उधर पाकिस्तान को देख लीजिए, आज मियां इमरान खान को मैं सुन रहा था, बौखलाए घूम रहे हैं। अब वो पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं केवल बौखलाए शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वरना इसी से मिलता जुलता एक शब्द और भी है, उसका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो अपनी सीनेट में कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं कि पुलवामा जैसी घटनाएं और हो जाएंगी। उनके एक मंत्री है, वो कह रहे हैं कि हम आंसू से, पसीने से, खून से बदला लेंगे। अरे किस बात का बदला लेंगे भाई? आपको इतनी पराजय समझ नहीं आई? भारत से जब जब आप लड़े आपने मुंह की खाई, और अब लड़ेंगे जब सशक्त भारत है, समर्थ भारत है, समृद्ध भारत है, निर्णायक नेतृत्व है। 71 का दृश्य भूल गए? तब तो भारत गरीब था, बौखलाया घूम रहा है पाकिस्तान। लेकिन एक चिंता की बात है, पाकिस्तान की असेंबली को आज मैंने सुना, वहां भी इस पर बड़ी बहस है, हाय तो वह मची हुई है पूरे असेंबली में, रोना पीटना हो रहा, सब छाती पीट रहे, पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी, इसी घटना पर, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन पर। मैंने सुना जो उन लोग, वहां के लोगों के जो भाषण हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, और यहां अधीर रंजन जैसे लोगों के जो भाषण थे या मनीष तिवारी के, उनमें ध्वनियां समान हैं, शब्द तो नहीं, ध्वनियां समान हैं। यह निंदनीय है, ये चिंतनीय है, ये खेदजनक है। कांग्रेस जैसी पार्टी, 125 साल का इतिहास जिसके पास, जिसने कई दशक भारत पर शासन किया हो, भारत की जनता ने जिसको कई बार मैंडेट दिया हो, उस पार्टी के बड़े नेताओं के सुर और पाकिस्तान असेंबली में बोले जाने भाषणों का भाव एक हो जाए। इमरान खान ने भी यही कहा कि सेकुलरिज्म पर चोट है, मुसलमानों के खिलाफ है ये, आरएसएस का एजेंडा है ये, नस्लवाद है ये। क्या यही स्वर कांग्रेस का नहीं है? कांग्रेस का स्वर पाकिस्तान के स्वर से मिल रहा है, ये खतरनाक बात है। दूसरा, मुझे लगता है एक पूरे देश में चर्चा चल पड़ी, इसलिए आज मैंने इस विषय को थोड़ा इस ढंग से रखने की कोशिश की। पूरे देश भर में चर्चा हो रही, जहां भी जो भी संपर्क में आ रहा है वो पूछ रहा है कि भाई सोमवार को क्या होगा। मैंने मतलब बोले नहीं, अगला सोमवार आ रहा है उसको क्या होगा।
मैंने भाई मेरी समझ में तो नहीं आता है कुछ ऐसा, मैं नजूमी नहीं हूं। तो वो बताते हैं कि एक सावन के एक सोमवार को चंद्रयान, दूसरे को ट्रिपल तलाक, तीसरे को धारा 370 गई। तो मैंने आप ही बता दो चौथे को क्या होगा। तो लखनऊ वाले कह रहे वन नेशन वन इलेक्शन। तो जबलपुर में कोई मित्र है वो बता रहे हैं कि नहीं जी पीओके की तरफ कुछ कदम बढ़ सकता है, कोई दिशा उधर की ओर जा सकती है। तो पता लगा हैदराबाद के सज्जन है वो कोई दूसरे, वो कह रहे कॉमन सिविल कोड के लिए मामला आगे बढ़ सकता है। समान आचार संहिता वो भी भाजपा के एजेंडे का विषय रहा है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम जनसंघ टू बीजेपी, दीनदयाल जी के समय से। ये भी तो सोचो विपक्षी दल, पूरे देश भर में ये चर्चा कैसे चली गई कि अब की होगा तो फिर कुछ बड़ा। अगर हम निरपेक्ष होकर सोचे तो किसी लीडर को और इससे ज्यादा क्या कॉम्प्लीमेंट चाहिए अपने राजनीतिक जीवन में कि उसके देश की जनता ये कहे कि नहीं मेरा लीडर है, ये करेगा तो फिर कुछ बड़ा। सरकार ने अभी ऐसे कोई ऐलान नहीं किया। अयोध्या के बाबा लोग कह रहे हैं कि ना जी अब हम समझ गए, कश्मीर में देख लिया, अब हम समझ गए, मंदिर चाहे कोर्ट से बने चाहे अध्यादेश से बने, अब की दिवाली से पहले मंदिर तो बनना शुरू हो जाएगा। बताइए, मंदिर, पीओके, एक देश एक चुनाव, कॉमन सिविल कोड, लोग अलग अलग ढंग से मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना मोदी जी का एजेंडा बता रहे हैं। मोदी जी के मन में क्या है वो जाने, लेकिन देश ये बता रहा है। और शायद देश की, जब देश ये बताता है कि ये एजेंडे हो सकते हैं, तो शायद वो अपनी चाहत का भी इजहार करता है कि राष्ट्र ये चाहता है कि यही एजेंडे रहें आपके। एक मैं सबसे पहले बात शुरू करूंगा निहाल रिजवी साहब से। रिजवी साहब, कश्मीर पर मैंने दोनों हाउसेस की बहस को बहुत ध्यान से सुना, एक पत्रकार के नाते पूरी शिद्दत से समझने की कोशिश की। सारी बातें पक्ष की विपक्ष की चलो अच्छी मान लेते, लेकिन मुझे यह बात नहीं समझ में आई, कश्मीर के इशू को मुसलमान का इशू बताने की कोशिश या कलर देने की कोशिश इस मुल्क में क्यों होती है? क्या कश्मीर केवल मुसलमान का मसला है? तो बौद्ध क्या कर रहे हैं लद्दाख में, लेह में? तो हिंदू क्या कर रहे हैं? तो जैन क्या कर रहे हैं? सिख क्या कर रहे हैं? दोनों सदनों में मैंने सुना मुसलमानों को डराने की कोशिश है, घाटी का मिजाज बदलना चाहते हैं आप। क्या यह मसला मुसलमान का मसला है क्या? जी, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल मुसलमानों का मसला नहीं है और ये पूरे देश का मसला है। इस मसले को आप अगर मुसलमानों का मसला कहेंगे तो इससे इसका रुख बदल जाएगा इस पूरे मसले का। इसलिए मुसलमानों का मसला तो नहीं है, लेकिन मुसलमान चूंकि वहाँ मेजॉरिटी में है कश्मीर में, घाटी में, इसलिए लोग इसको जोड़ देते हैं कि मुसलमान। निहाल साहब, केवल घाटी में ये कहना चाहूंगा, निहाल साहब केवल घाटी में, जी घाटी में 3 हिस्से हैं उस रियासत के, लद्दाख, घाटी और जम्मू, उसमें एक में मुसलमान मेजॉरिटी में है सिर्फ। जी हाँ, पूरी रियासत में मुसलमान नहीं है मेजॉरिटी में। बिल्कुल जी नहीं, पूरी रियासत में मिला के भी अगर तीनों को मिला लिया जाए तो 66%, 66%। चलिए ठीक है। वो कोई मसला नहीं, मैं उसको अहमियत नहीं देखता। मैं सिर्फ एक बात, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये केंद्र शासित प्रदेश रहेगा कि ये स्टेट रहेगा कि ये यहाँ क्या होगा, यहाँ के निज़ाम क्या होगा सरकार हुकूमत का, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि अगर यही जो एक्शन लिया गया है, मौलानाओं को छोड़ दीजिए, सेपरेटिस्ट जो हैं उनको छोड़ दीजिए, जो लोग
पाकिस्तान की आवाज़ बोलते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन कश्मीर के अवाम भी हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनसे एक प्रोसेस होना चाहिए था कि उनसे कुछ लोग जाते सेंट्रल गवर्नमेंट और उनसे बात ठीक है निहाल साहब, ठीक है, तो ठीक है इसका निहाल साहब, बड़ा अच्छा मैसेज जी, अच्छी बात, आपका सुझाव अच्छा है। इस पर एक टिप्पणी करके मैं बहल साहब के पास जाऊंगा। 70 साल से चर्चा चल रही है, अवाम से भी, बवालियों से भी, गिलानी साहब से भी, सबकी चिरौरी होली, एक बार नहीं, दस्तावेज देखिए निहाल साहब, सैकड़ों बार, यानी कितने डेलीगेशन दिल्ली से गए, सबसे मिले, सबको कॉफी पिलाई, हाथ पांव जोड़े कि भैया मान जाओ, दादा मान जाओ, बोले ना हमें चाहिए आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नहीं चलेगा ना, क्यों चले ये? वो इफ्तिखार खां, क्या नाम है उनका, जो बड़े गिलानी है, उनका एक भाषण मैंने सुना था, पुरानी दिल्ली में आए थे कार्यक्रम में, मैं भी चला गया चुपके से। मैंने इतना जहर अपने कानों में कभी उतरते नहीं देखा, और दिल्ली पुलिस के एस्कॉर्ट में थे, एक्स एमएलए की पेंशन पा रहे थे हिंदुस्तान में। किनसे बात हो, ठीक कहा अमित शाह ने, क्यों बात हो और कि तुम किनसे बात हो? मुल्क के मिजाज को भी समझना पड़ेगा। बहल साहब, मसला केवल घाटी का है, जम्मू में बिल्कुल पीसफुल है, लद्दाख में कोई समस्या नहीं, जो कुछ बवाल है पत्थरबाजी पत्थरबाजी वो घाटी की है। आपका अनुभव क्या कहता है इस कदम के बाद? अब घाटी की तस्वीर क्या रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए, जो मसला असली है वो आतंकवाद का था। आतंकवादी आते थे और आकर के यहाँ पर के दंगे उड़ाते करते थे। देखिए, किसी ने ये नहीं कोशिश की, जो वहाँ मैंने कई वहाँ के लोगों से बात हुई, वो लोग कहते हैं कि साहब हमको ज़बरदस्ती आतंकवादियों को रखने के लिए कहते हैं, हम आतंकवादियों को रखें, जान के हमसे रखवाया जाता है वरना गोली मार दी जाएगी। तो इस प्रकार से आतंकवाद से उनको भी सताया जा रहा था, लोगों को भी। जो यहाँ से पैसा जाता था और जगह से पैसा आता, ऊपर खा लिया जाता था, नीचे कुछ नहीं पहुँचता था। नीचे वालों तो तंग थे, और यही हो रहा था, आतंकवाद के कारण ही सब कुछ ये हो रहा था। और जब तक ये अब होने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म होगा तो अपने आप ही लोग समझेंगे कि देखिए हमको क्या चीज़ें नहीं मिल रही थी और अब क्या मिल रही हैं और क्या मिलनी चाहिए। सब कुछ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता सकता हूँ कि मैं मिला हूँ, देखा है, और यही था कि आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता था। मुझे याद है, मैं सन 90 में गया था, जब आतंकवाद शुरू हुआ था। मैं श्रीनगर में 2 दिन के लिए गया था, एक हमारी ऑल इंडिया क्रिटिकल सर्विस की कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें हम 2 दिन के लिए गए थे। हमको 1 हफ्ता रहना पड़ा। 1 हफ्ता क्यों रहना पड़ा? क्योंकि वहाँ पर लोग, आज स्ट्राइक हो गई, कल स्ट्राइक हो गई, करते करते 1 हफ्ता हो गया, और इतना हो गया कि खाने के लिए सब्जियाँ बंद हो गई। तो फिर हमने उससे, वहाँ के कमिश्नर साहब से कहा, मिनिस्टर साहब से कहा कि देखिए क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं एक्शन लेते उन लोगों के खिलाफ जो कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं? तो कहते नहीं साहब, नहीं, वो तो स्ट्राइक चलता रहता है, कोई नहीं होता। तो ये शुरू से ही आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा था। अब यदि उनके खिलाफ एक्शन होगा, पूरी तरह एक्शन होगा, और नीचे वाले लोगों को उनका जो चाहते हैं पैसे मिलेंगे, खाने पीने के लिए मिलेगा, तो वो चाहेंगे, खुश होंगे, वो खुशहाल होंगे, क्योंकि उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अभी तक उनके पास में उनको लिमिट पर रखा जा रहा है। बिल्कुल फरमाया, शायद इसीलिए इमरान खान बौखलाए घूम रहे हैं, इसीलिए इमरान खान को तकलीफ है, इसीलिए पाकिस्तान का बीपी बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब घाटी बदल जाएगी। समस्या यही है। आज मैं इमरान खान को भी सुन रहा था, वो अपने उसमें सीनेट में बोल रहे थे। मैं भोलेन जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात और मेरे जहन में आती है। निहाल रिजवी साहब, जनरल मुशर्रफ यहां थे जब वो राष्ट्रपति थे, तब यहां यात्रा पर जब आए तो उनसे मिलने ये बड़े गिलानी आए, बूढ़े से जो है ना, बड़ी लंबी बड़ी टोपी लगाते हैं क्या नाम है पूरा, तो उनका मेरा परिचय इसलिए रहा कि उनके कि उनके जो दामाद हैं
वो हमारे साथ पत्रकार थे, उनके दामाद जो हैं वो भले आदमी थे, अलग वो भी बेचारे एक बार चक्कर में फंस गए थे, लेकिन उनके साथ हम नहीं गए। तो साहब ये मुशर्रफ से जब मिले तो आंखों देखी बता रहा हूं, गूगल वाली नहीं, मुशर्रफ एक बच्चे की तरह झुककर मिले, राष्ट्रपति मुशर्रफ, और इन्होंने उनका चेहरा हाथ में लेके माथा और गाल दोनों चूम लिया। इन लोगों से बात करें, इन लोगों से बात करें, ये तय करेंगे हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा, कश्मीर का भविष्य क्या होगा। नहीं कर सकते ये लोग तय ना, माफ करिए, ये तो ठीक ही किया बात नहीं की, बात करते करते तो 70 साल बीत गए महाराज। भोलेन जी, मैं देख रहा हूं आज अयोध्या पर जब नियमित सुनवाई शुरू हुई, यह भी ऐतिहासिक क्षण है। इस क्षण की ही प्रतीक्षा सैकड़ों साल से समझ लीजिए हो रही, 500 साल से ज्यादा का तो ये मसला हो ही गया, 100 साल के करीब लिटिगेशन का हो गया। अब इस केस वहां पहुंच गया कि भाई दिन प्रतिदिन सुनवाई हो। आज मैं अयोध्या के संतों को सुन रहा था अपने ही न्यूज चैनल पर। इस कश्मीर वाली घटना के बाद संतों में बड़ा उत्साह भर गया है। वो कह रहे अब कोई संदेह नहीं, अब तो मंदिर बनेगा ही, चाहे इधर से बने चाहे उधर से बने। बोलें जी। जी आवाज नहीं आ रही भाई। बोलें जी। अमिताभ जी। जी जी बता रहा हूँ। अमिताभ जी, राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण, अभी जब चुनाव था तब भी मैं कह रहा था कि अभी वर्तमान में देश को बचाना है, देश की लड़ाई है, और देश अगर नहीं बचेगा, यहाँ का समाज सुरक्षित नहीं होगा, तो वह धर्म और धर्मस्थान सुरक्षित नहीं रहेगा। और अगर हम देश बचा लेंगे तो वह धर्म की भी लड़ाई हम लड़ लेंगे। आज इसलिए सबको विश्वास हो रहा है कि नहीं, आज देश बचाने वाला, देश कैसे बचता है, देश की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आज वह कश्मीर में धारा तो 377 हटाकर दमदारी के साथ, किन्होंने जो धमकियां दिए थे, जो धमकियां देंगे उड़ जाएगा, सब बारूद का ढेर हो जाएगा, आज वो धमकियां आप देख लीजिए वो कहां है। उसी प्रकार से राम जन्मभूमि को लेकर भी था कि अगर वो ढांचा हट जाएगा तो ऐसा बवाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो क्रांति हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। वह भी मैंने देखा है, और आज वह कलंकित ढांचा हट गया। तो कलंकित ढांचा हट गया तो बनने वाला है, राम मंदिर भी बनने वाला है। अब वह राम मंदिर कोर्ट में वह सुनवाई, जो नियमित सुनवाई थी, वह प्रारंभ हो गई है। और जिन, हम तो उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तरुण रंजन गोगोई जी को भी हम उनसे हम ये चाहेंगे कि भगवान भी उनको थोड़ा सा प्रेरणा दे कि अपने ही कार्यकाल में उन्होंने, उनके द्वारा कुछ बाधाएं खड़ी हुई, पंचायत नहीं होनी थी, पंचायत उन्होंने करवाया, बार बार उसको टलवाए, और अपने ही कार्यकाल में वह पीछे के जो सारी बातें हैं लोग भूल जाएं और अपने कार्यकाल में उसका निर्णय कर जाएं। हम ऐसा भी उनसे अपेक्षा करेंगे। और दीपावली, आज हिंदू समाज दीपावली जो है वह अयोध्या में इस बार और भी भव्य से, दीपावली भव्य तो हो गई है, लेकिन इस बार की दीपावली और भव्य हो, मंदिर वाली। बोलें जी, ठीक है, मैं आप ये कह रहे हैं अब की दिवाली मंदिर वाली, ठीक है, ठीक है, बोलें जी, ठीक है। बोलें जी कह रहे हैं जी, देखिए विश्व हिंदू परिषद में भी उत्साह आ गया। ये मसला तो पार्लियामेंट में हुआ, लेकिन उत्साह में हमारे साधु संत है अयोध्या के, विश्व हिंदू परिषद है। कुछ तो बदल रहा है, देश में बदल रहा है। रामेश्वर पांडे जी 1994 में नरसिंह राव के समय में संसद में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जी हाँ, वो प्रस्ताव अभी भी जीवित है, अच्छी बात। लेकिन अक्साई चिन्ह पर सामान्यतः मौन रहा गया। मैंने तो बहुत मुद्दत बाद पहली बार इसको सुना और फोर्सफुली रिट्रीट किया गया कि नहीं, पीओके और ये पीओके और अक्साई चिन्ह। मैं एक बात कह के जब समझना चाहूंगा कि ये बड़ा बदलाव है कि नहीं। ये जवाहरलाल जी जब इस मसले पर लोकसभा में खड़े हुए, प्रधानमंत्री थे, उनके जीवन का ये बहुत विचित्र क्षण था। तो
तो उन्होंने कहा उस जमीन पर एक घास का तिनका भी नहीं उगता। तो महावीर त्यागी खड़े हुए, उन्होंने कहा पंडित जी मेरे सिर पर भी एक भी बाल नहीं है तो सिर कटा दूं। रामेश्वर पांडे, ये एक बड़ा बदलाव है, ये भारत के दृढ़ संकल्प का, इच्छा शक्ति का एक प्रकटीकरण लगता है। अमिताभ जी देखिए, ये भारत का हमेशा स्टैंड रहा। जब 94 में सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ पार्लियामेंट में, उसके पहले भी ये स्टैंड था और कांग्रेस का स्टैंड था और पूरे देश के राजनीतिक दलों का स्टैंड था। अक्साई चिन्ह पर भी हमारा स्टैंड था, उस पर बात नहीं हुई। लेकिन आप याद करें तो जब भी पाकिस्तान से वार्ता हुई, चाहे शिमला समझौता का सवाल रहा हो या जब भी, तो अक्साई चिन्ह को हमने अपना दावा हमेशा माना। मुझे हैरत इस बात पर है कि आज कांग्रेस पछता रही होगी, पता नहीं थिंक टैंक में क्या है या सुपारी लिया है कांग्रेस को खत्म करने का। आज अधीर रंजन ने जो बात किया, सुपारी वाली थ्योरी ज्यादा लोगों को समझ आ रही है आजकल। कोई भी संजीदा कि कोई भी संजीदा कांग्रेसी, कोई भी आम आदमी की, अधीर रंजन ने जो कहा, भारत और कांग्रेस की सरकार ने ही इस बात पर आपत्ति जाहिर की थी जब संयुक्त राष्ट्र ने मिलिट्री जो सैन्य दल गठित किया था युद्ध विराम की निगरानी के लिए, तब भी भारत ने आपत्ति जाहिर की थी। तो कांग्रेस का भी स्टैंड था और इंदिरा गांधी ने तो बहुत ही अपमान झेले, तब भी यह स्टैंड था। ये क्या हो गया है, भांग खा लिया है, कौन राय दे रहा है, पार्टी को खत्म करने पर आमादा है, मुझे हैरत है। बहरहाल मैं इसके दूसरे आयाम पे बात करूंगा अगर समय हो तो। दो बात, आज आपने जिक्र किया इमरान का, चीन की बौखलाहट आ गई है, अब उनकी टिप्पणी आ गई है और सबसे ज्यादा मैंने कल कहीं कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि ट्रंप के चेहरे पर जोरदार तमाचा, और ये पाकिस्तान के सारे चैनल भी कह रहे हैं, जोरदार तमाचा लगा। यही जब इमरान आए थे अभी अमेरिका से लौट के, तो एयरपोर्ट पर कहा कि वर्ल्ड कप जीत आए हैं। वो वर्ल्ड कप उनका धूल धूसरित हो गया क्योंकि ट्रंप से वो समझौता करके आए थे। अब तो वो चाय का कप भी नहीं बचा वर्ल्ड कप छोड़ो रामेश्वर जी, अब तो चाय का कप भी नहीं बचा वर्ल्ड कप छोड़िए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात जी। रामेश्वर भाई अभी रोकेंगे आलोक बस्ती से, तो मुझे अफगानिस्तान से निकालिए और मैं कश्मीर पर आपकी मदद करूंगा। रामेश्वर भाई दोबारा आएंगे आपके पास, और उसके बाद टिप्पणी लेनी है, ठीक है, पड़ा उन पर। ठीक है रामेश्वर जी। आज बहराइच के एक कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी नेता का फोन आ गया। मैंने पूछा क्या हो रहा है, कश्मीर पर क्या पार्टी कर रही है अजब हाल। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हम तो ये नहीं समझ पा रहे अग्निहोत्री जी, शहर में मुंह कौन सा दिखाएंगे, ये तो संसद में बोल बाल के चले जाएंगे सब, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे। कांग्रेस को ये तासीर समझनी होगी। आलोक अवस्थी, पूरा देश ये समझना चाह रहा है अगला सोमवार है, फिर चौथा सोमवार सावन का, तो मैंने बता ही दिया, कोई कह रहा ये, कोई कह रहा वो, करे जब चंद्रयान से शुरू हुआ और 370 तक मामला आ गया, तो इसके आगे क्या एजेंडा, क्या अमिताभ जी वो तो विनोद की बात है, लेकिन आज पूरा देश एकता और अखंडता के लिए सारा देश आज एकजुट हुआ है। हमारा भी पूरा हुआ संकल्प। अब देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत का कानून आज एक हो गया है। 351 मत मिले हैं हमारे एजेंडे में, हमारे मैनिफेस्टो में 350 से हम 370 हटाएंगे कहते हम आ रहे थे। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दे करके हमें सत्ता दी और हमने उसको चरितार्थ किया। हमें हैरानी होती है, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को शर्मनाक बयान, उनके अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष वहां बैठे हुए हैं। क्या विचारधारा कांग्रेस की हो गई है। आज कहते हैं कि कश्मीर जो है यूनाइटेड नेशन का मुद्दा है, ये बायलैटरल होगा। शर्म आनी चाहिए
इस देश के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, उनके अध्यक्ष को, कि ये विचार उनके हैं देश के बारे में। इसका मतलब सही बात हम लोग जो कहते हैं, जो जनता कहती है कि कश्मीर समस्या की जड़ में नेहरू थे और भारत के विभाजन के जड़ में भी नेहरू थे, आज भी वो उसी बात को पीटते आ रहे हैं। इसका सामना आपने देखा है, जहां पर देश में इतने बड़े वो 370 के समर्थक है अमिताभ जी, जब उमर फयाज सेना का जवान मारा जाता है तब वो उसके विरोधी, वो कश्मीरी था। औरंगजेब मारा गया, वो कश्मीरी था, सेना का जवान था। मारा जाता तो ये 370 के हिमायती नहीं जाके खड़े होते उसके समर्थन में। क्यों नहीं खड़े हुए? क्या वो कश्मीरी नहीं था? और कांग्रेस आज उस पर जो है कह रही है कि ये देश में जो है ये अंधा काल आ गया है। शर्म आनी चाहिए। मुझे तो हैरानी होती है कि कैसे इन्होंने अभी तक इतने साल में संघर्ष किया है। सबसे बड़ी बात, वहां पे 3 परिवारों की मोनोपोली खत्म हुई है जो प्रदेश को लूट रहे थे, और पाकिस्तान 370 की आड़ में वहां पे आतंकवाद बढ़ा रहा था, क्योंकि देश के बनाए हुए कानून वहां पर लागू नहीं हो रहे थे। जो जनता को अधिकार पूरे देश में हासिल है वो इस 370 की वजह से अमिताभ जी हम वहां पर लागू नहीं कर पा रहे थे। उसका नतीजा था कि पाकिस्तान लोगों को गुमराह करता था, और उसका नतीजा था लोग बहकते थे वहां पे। आज चलिए आला जी, अब बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत हिंदुस्तान के कंधों पर होगी। ठीक बात, अब बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत हिंदुस्तान के कंधों पर होगी। आलोक जी, ये तो हो गया बड़ा कदम, सफलता से पूरा हुआ, पूरे देश को प्रसन्नता हुई, लेकिन अब एक जिम्मेदारी भी बड़ी आई है। अब कश्मीर के, लद्दाख के, जम्मू के किसी भी इलाके में दैहिक दैविक भौतिक तापा नहीं रहना चाहिए। ऐसा दृश्य बने वहां जिसमें पाकिस्तान को गुमराह करने के लिए कोई जगह ही ना मिले। वो जिम्मेदारी तो है। एक ब्रेक ले लें छोटा सा। बिल्कुल, यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार महाबहस जारी रहेगा। तो शाह और मोदी की करिश्माई जोड़ी ने वो कर दिखाया जिसकी देश 70 साल से प्रतीक्षा कर रहा था। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के कदम के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की हर कोई सराहना कर रहा है, तारीफ कर रहा है। लेकिन अमिताभ जी, एक बात भी है, जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे हैं कि जब कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है, तो आगे भी निभाना होगा। हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारी तो है ही। बिल्कुल। और अगर हमने ये कहा है कि 370 ने कश्मीर के विकास को बाधित रखा जी, तो अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, यानी हुकूमत हिंदुस्तान की ये जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है कि अब कश्मीर में ग्राउंड जीरो तक डेवलपमेंट पहुंचे। बहल साहब, मैं छोटी छोटी टिप्पणी सबसे लूंगा। अब सरकार का ऐसा ही कोई बड़ा चौंकाने वाला मूव आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में और भी हो सकता है? आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? देखिए अभी कहा भी गया है, अभी शाह साहब ने कहा भी है कि ये सारी बात खत्म नहीं हो गई है, ये सब बात खत्म नहीं हुई है। अभी हम इसको फिर थोड़े दिनों बाद में इसको फिर सेटल कर दिया जाएगा, इसको फिर नॉर्मल लाया जाएगा। ये कोई खत्म नहीं हो गया, ये कोई ऐसा ही है। ये कहते हैं पहले तो था कि भाई स्ट्राइक थी, ये स्ट्राइक नहीं तो हार्ट ऑपरेशन हो गया है। हार्ट ऑपरेशन होने के बाद में अभी इसको टाइम लगेगा सेट होने में, और वो टाइम सेट होने में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो चीज़ें आ जाएंगी जो पहले थी। ऐसा नहीं है कि हम इसको ख़त्म करके इसको नई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं थी पहले, जो 370 के अंदर नहीं मिल रही थी, उन चीज़ों को लाया जाएगा, उनको दिया जाएगा। अब अपने आप मिलने लगेगी, जब मिलेगी तो उसका क्या, उसका ठीक है भोलेन जी, तो ये चीजें हमें करना है। ऐसा ही चौंकाने वाला कोई दूसरा एजेंडा सरकार का हो सकता है क्या, और निकट भविष्य में आपका कोई अनुमान? मेरा अनुमान बिल्कुल है अमिताभ जी। एक तो मैं यह कहना चाहूँगा कि अब वहाँ पर जिद नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जिद किए हुए थे, नहीं हम अलग राष्ट्र बनाए, अलग मुल्क करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, उस प्रकार से अभी जो जिद हो रही है कि सारे खुदाई हो गई, सारे प्रमाण मिल गए, भगवान राम की जन्मभूमि वहाँ सिद्ध हो गई, उसके बाद भी लोग जिद नहीं कर रहे, जिद किए हुए हैं, तो अब वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं बन सकती है, और बाबर के नाम पर पूरी देश में मस्जिद नहीं बन सकती है। इसलिए मैं एक बात मैं कहूँगा, एक बार नहीं कहूँगा, मैं 100 बार कहूँगा, एक बार नहीं 100 बार कहूँगा, हर बार कहूँगा,
मंदिर वहीं बनाएंगे जहां भगवान राम का जन्म हुआ है। मंदिर भव्य बनाएंगे, जल्द बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे। वह जल्दी बनने की स्थिति आ गई है, चाहे वह तरुण गोगोई जी, चाहे वह रंजन गोगोई जी दे दें, फैसला दे दें, और चाहे वह फैसला मोदी जी दे दे, क्योंकि उनके भी एजेंडे में है। इस प्रकार से 370 एजेंडे में था। अच्छा सुनो भाई, दिवाली से पहले या रामनवमी से पहले? जी जी, दो मुहूर्त समझ आ रहे हैं लोगों को, एक तो दिवाली और दूसरा रामनवमी। अमिताभ जी आप जो है दोनों जो मुहूर्त बता रहे हैं, ये दोनों मुहूर्त जो है खुशहाली का है। दीपावली है, रामनवमी है, दोनों खुशहाली का मुहूर्त है। हम तो ये चाहेंगे कि वह जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा ही आ जाए। अगर उनके द्वारा नहीं आएगा तो आप जो मुहूर्त बता रहे हैं उस मुहूर्त के अनुसार वह रामनवमी ही मुहूर्त हो सकता है। और यह चौंकाने वाले परिणाम अब आएंगे ही, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। भगवान राम की जन्मभूमि पर अगर भगवान राम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, किसका मंदिर बनेगा? ठीक है महाराज, ठीक है। निहाल रिजवी साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या सरकार फिर इसी ढंग का कोई इतने ही वजन का कोई दूसरा एजेंडा लाके देश को फिर चौंकाएगी? और अगर हां तो कौन सा है, हो सकता है वो एजेंडा? देखिए, जो बीजेपी के इलेक्शन के घोषणा पत्र में जो बातें थी उनमें कई बातें थी। एक तो ये हो गया 370 हटाने वाला, ये हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, उन्होंने कर दिया। जो अपनी जो उनकी घोषणा पत्र था ट्रिपल तलाक वाला कर दिया। अब वो ये हो सकता है इसके बाद कि ये शरीयत का कानून हटा के और सब एक कानून लागू कर दिया जाए पूरे देश में। ये कानून देश में लागू नहीं है रजवीर जी, ये आपको गलतफहमी है जी। देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया वो चल रहा है। नहीं, हम शरीयत का कानून देश में लागू नहीं है। जो लोग चला रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो देश के बाहर चल रहा है। तो उनको हो सकता है कोई ऐसा लाया जाए कि वो मुसलमानों के ऊपर भी लागू हो, कॉमन सिविल कोड, सबके ऊपर कानून। यू मीन कॉमन सिविल कोड? निहाल रिजवी, आप ये कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड? जी जी जी, एक बात जी, कॉमन सिविल कोड। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, जितना बड़ा फैसला, जितना बड़ा साहस, उतनी बड़ी चुनौती। आपको एक साल के बाद हम लोगों को बैठ के ये देखना होगा कि इन बड़े कदमों के नतीजे क्या निकले। ये बिल्कुल सहमत कह देना, ठीक है, क्या नतीजा निकलेगा तो अभी मुश्किल है। और एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं अपने बारे में ये आपको बता दूं कि किसी से कम देशभक्त मैं नहीं हूं। मेरे अंदर देशभक्ति का जज्बा किसी से कम नहीं, चाहे वो बीजेपी का हो। हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं भाई, लेकिन ठीक है, लेकिन समय कम है, ऐसा कुछ न किया जाए कि जिससे हम लोगों को चोट लगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। और देश में हमेशा सह अस्तित्व की धारणा रही है। भारत से ज्यादा को एग्जिस्टेंस को मानने वाला मुल्क दुनिया में कोई नहीं। कोई दूसरा हो तो बता दीजिए, आज से नहीं। जितने लोग भारत में आई, जितनी सभ्यताएं, जितने मजहब, उतने दुनिया में कहीं नहीं आए निहाल रिजवी साहब। और ये तो ऐसा भोला देश था, ऐसा भोला देश था जिसने अंग्रेजों को भी गले लगा लिया, नवाबों ने, राजाओं ने। बाद में भुगता ना सैकड़ों साल, लेकिन उनसे भी कहा आओ दूध पियो, मलाई खाओ। वो तो व्यापारी बन के आए थे, कंट्रोल में भी रख सकते थे, लेकिन उनको भी बराबर में बैठाला। आप तो इस हिंदुस्तान का हिस्सा है निहाल रिजवी साहब। जितना हिंदुस्तान हमारा, उतना हिंदुस्तान आपका। कौन ऐसा कहता है कि आप अलग हैं और हम अलग हैं? बिल्कुल ठीक है, बता दीजिए। रामेश्वर पांडे जी, छोटी सी टिप्पणी, कोई और चौंकाने वाला एजेंडा आपको दिखता है जो हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, यही चौंकाने वाला एजेंडा था, अभी है। और कॉमन सिविल कोड की तरफ तो कदम बढ़ा ही दिए। एक साथ एक झटके में नहीं कुछ चीजें होती हैं।
सबसे बड़ी बात है कि एक संदेश गया, कॉमन सिविल कोड का सवाल हो या 370 का सवाल हो। मेरा ये मानना है कि चीफ जस्टिस रिटायरमेंट जो 3 महीने 3.5 महीने बाकी हैं, रिटायरमेंट के पहले एक फैसला देंगे और उस फैसले के बाद कोई ना नुकुर अब नहीं, जो फैसला होगा उसको सब लोग मानेंगे। 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं गोगोई साहब, 17 नवंबर को। तो कुछ जानकार कह रहे हैं कि भाई 16 नवंबर तक। जी हाँ, मैंने कहा ना, तो हाँ जी, वो कह रहे हैं 17 हाँ, को रिटायर, तो उसके बाद मंदिर निर्माण की जो बाधा, एक अयोध्या कोई बाधा नहीं आनी है, वो मंदिर निर्माण ऐसा माना जा रहा है। ठीक बात है। आलोक अवस्थी, फिर वही सवाल, कॉमन सिविल कोड, अयोध्या, पाकिस्तान, एक देश एक चुनाव, बहुत सारी चीजें हवा में तैर रही हैं। आपको क्या लगता है आपकी सरकार का क्या एजेंडा हो सकता है नेक्स्ट? अमिताभ जी, हमारा जो संकल्प पत्र है उसको निरंतर लोग पढ़ते रहे हैं। जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कही है, हम उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। जैसे जैसे अवसर मिलेगा हम उन बातों को पूरा करते जाएंगे। बात बहुत सारे देश में आज भ्रम फैला रहे हैं कि जो है 370 में वादा किया था, छोड़ दिया गया। 1952 में राजे रजवाड़ों का जो है उनके रजवाड़े खत्म कर दिए गए थे देश में कानून बना करके। 1967 में प्रिवी पर्स भी खत्म कर दिया गया था। और हमने 3 स्टेट, आप गोवा की बात करेंगे, गोवा को बलपूर्वक भारत ने जो है अपने कब्जे में लिया था और उसको संसद में कानून बनाकर हमने अपनाया। पुडुचेरी और सिक्किम की भी यही स्थिति थी, वहां पे उनको भी कानून बना के हम अपने देश में लाए। एक कश्मीर को खाली नेहरू ने अपनी जो भी उनके स्वार्थ रहे हो, जो भी उनकी चीजें रही हो, जिसकी वजह से हम आज तक दुख भोगते रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो दुख भी दूर कर दिया। मुझे लगता है जल्द ही कश्मीर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, क्योंकि इन नेताओं ने उसको अपनी रियासत समझ लिया था। सारे बिजनेस में ये अद्भुत जोड़ी। अमित, देखिए एक बात जो निहाल भाई ने कही, मैं वाजपेयी जी के शब्दों को उद्धृत करूंगा। मुझे निहाल भाई की बात से बड़ा मैं भावुक हो गया। वाजपेयी जी कहा करते थे, सह अस्तित्व इस देश के रक्त में है, रक्त में। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतनी धार्मिक किताबें दुनिया के किसी मुल्क में नहीं, एक मुल्क में। इतने मजहब दुनिया के किसी एक मुल्क में नहीं, इतनी जातियां कहीं नहीं। जातियां तो और जगह जगह है भी नहीं, ये बवाल तो ये नहीं है। 6000 से ज्यादा जाति, उपजाति और गोत्रों का समाज रह रहा है ना 5000 साल से। शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए गए, कुछ रह गए, सब घुल मिल गए। निहाल साहब, कोई किसी की देशभक्ति पर शक नहीं कर सकता। सिर्फ लक्ष्मण रेखा इतनी होनी चाहिए कि भारत सबसे पहले, कंट्री फर्स्ट, बस। देश सबसे ऊपर, और देश में अगर कोई किताब सबसे बड़ी तो वो संविधान। सिर्फ 2 लक्ष्मण रेखाएं हैं, वो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, पादरी के, सबके लिए, बौद्ध के लिए भी, नवबौद्ध के लिए भी। सबकी धार्मिक किताबों का सम्मान है, सबकी धार्मिक किताबें श्रद्धा के योग्य हैं। लेकिन अगर ये चुनने को कहा जाए कि सबसे बड़ी किताब कौन, जिससे मुल्क चले, तो वो संविधान। यही 2 ही तो बातें हैं, तीसरी कोई बात ही नहीं। अरे दोनों शर्तें हिंदू पर भी लागू, मुसलमान पर भी लागू, और सिख पर भी लागू, और बौद्ध पर भी लागू, सब पर लागू। इसलिए कोई आइसोलेशन की बात नहीं हो, नहीं समझे। और 370 हटाने का मतलब भी यही है कि आइसोलेशन खत्म हो, ये खेमे बंदी खत्म हो। और एक बात कह के मैं थोड़ी सी, मुझे लग रहा है वो बात विचित्र हो सकती है, लेकिन कहूंगा जरूर निहाल भाई, इस पर गौर जरूर होना चाहिए हिंदुस्तान में।
उन लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। रामेश्वर भाई, थोड़ी नई बात कह रहा हूं, सावधान रहना चाहिए जो कश्मीर को मुसलमान का मुद्दा बताने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए, अगर इसी लॉजिक के आधार पर उत्तर प्रदेश को हिंदुओं का मुद्दा, बिहार को हिंदुओं का मुद्दा, राजस्थान मध्य प्रदेश को हिंदुओं का मुद्दा बताने की बात हो गई तो क्या स्थिति बनेगी देश की? किसी भौगोलिक स्थान को किसी मजहब से मत जोड़िए कि बेली है तो मुसलमान है। नहीं, कल ये सवाल भोलन जी उठाएंगे कि उत्तर प्रदेश है तो हिंदू का मसला है, तब उन लोगों से इस देश को खतरा होता है। राज्य की समस्या है ये बोलिए ना, हिंदू मुसलमान की समस्या क्यों बताते हैं? आप अतीत की चट कुरेदते हैं। और कॉमन सिविल कोड भी मुल्क में, हर मुल्क में जरूरी है। वो कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो इस मुल्क के रहवासी के लिए समान हो। दंड और पुरस्कार समान होना चाहिए शासन की तरफ से, उसमें फिर जाति वर्ग भेद मजहब नहीं आए। मोटे तौर पर यही तो कंसेप्ट है कॉमन सिविल कोड का। और क्या है? ये बदलता हुआ भारत है। लेकिन हां, राजनीति क्या करती है राजनीति जाने। लेकिन मैं इस बात से मुतमईन रहता हूं निहाल रिजवी साहब, हिंदुस्तान कभी असहिष्णु नहीं हो सकता, ना इधर से ना उधर से कह सकते। इसकी तो सहिष्णुता पर कोफ्त होता है जब आप इतिहास पढ़ते हैं हिंदुस्तान का। रामेश्वर भाई गलत तो नहीं कह रहा? कई बार इसके इतिहास को पढ़ने पर इसकी सहिष्णुता पर कोफ्त होता है कि हमारा इतना सहिष्णु क्यों था, अपना नुकसान कर लिया। पृथ्वीराज चौहान का दृश्य याद करिए, ये सहिष्णुता थी। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मैं बता सकता हूं इतिहास के। जब मुगलों से संघर्ष चला, उससे पहले शक और हूणों से संघर्ष चला, बोले ना भाई हम तो वचन से बंधे। अपना नुकसान करके भी इस मुल्क ने, इस देश ने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की है। इसलिए ये इत्मीनान सबको होना चाहिए। मुल्क बड़ा है, हम लोग छोटे हैं। आज हम नहीं हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन मुल्क हमेशा रहेगा। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। इस पर, बगिया पर कोई एक अपनी मोहर नहीं लगा सकता। ये बगिया सबकी है। धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शिरकत करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी।